फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे वास्तविक रूप में फंडामेंटल राइट का जो प्रोविजंस है वो शुरू हो जाता है आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, और मैंने आपको कल बताया था कि यहां से सवाल आपको पूछा जाता है कि कितने आर्टिकल्स में है, तो कितने आर्टिकल्स में है इसकी भी बात हम लोग करेंगे। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी सवाल आपसे यह भी पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में किया गया है, तो समानता का अधिकार आपको 14 से 18 के बीच में यहां पर दिया गया है। कुछ पॉइंट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, इसी से रिलेटेड है, और यहां पर आप देखेंगे तो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इसको आप देखिए। यहां पर आपको दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में कुल 5 अनुच्छेदों के तहत समानता के अधिकार का व्यापक प्रावधान किया गया है। बहुत ही विस्तार से इन सभी बातों को बतलाया गया है। तो यहां से आपको देखिए 2 सवाल मिल सकते हैं। सवाल एक होगा कि समानता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो 14 से 18 तक, और कितने अनुच्छेदों में है, तो 5 अनुच्छेदों में है। अब यहां पर अनुच्छेद 14 की बात हम लोगों को करना है। 14 में आपको क्या दिया गया है कि भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब एक चीज आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर आपको एक नहीं बल्कि 2 शब्द आपको मिले हैं। यहां पर विधियों के समान संरक्षण एक पदावली हो गई, और दूसरा है कि वंचित नहीं किया जाएगा, एक हो गया विधि के समक्ष समानता एक पॉइंट, और दूसरा हो गया समान संरक्षण। इसका अर्थ हम लोग अलग अलग समझेंगे, लेकिन एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज आप यहां पर ध्यान में रखिएगा कि दोनों शब्दों से संबंधित आपको यहां से सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां से लिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता शब्द को हमने कहां से लिया है, एक सवाल बनेगा, और दूसरा बनेगा विधि का समान संरक्षण। समान संरक्षण, ये 2 शब्द आपको मिलते हैं, इसको कहां से लिया गया है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि विधि के समक्ष समानता की जब बात आएगी तो इसको हम लोगों ने कहां से लिया है, इसको लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। और जो दूसरा शब्द आपके लिए है समान संरक्षण, इसको हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से। अब यहां पर आप देखिए जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि अमेरिका जो है वो एक शक्तिशाली देश है, यानी कि डेवलप्ड कंट्री है, ये आप जानते हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका को अगर हम लोग शक्तिशाली मान लें, ये मैं आपको याद करने का तरीका बतला रहा हूं, अगर इसको हम शक्तिशाली मान लेते हैं तो क्या होगा, संरक्षण करने की शक्ति किसके पास होगी, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो जब भी आपको आर्टिकल 14 के अंतर्गत आपको ऐसा मिले कि संरक्षण कहां से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा विधि के समक्ष, विधि का जो समान संरक्षण शब्द है वो हमने कहां से लिया है, तो उसको हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से। और समानता की जब बात करते हैं तो ये हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। तो बेसिक आपकी ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना था। पॉइंट पर आते हैं और यहां पर समझते हैं कुछ अन्य बातें, जैसे कि ये प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। क्या लिखा गया है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, अधीनस्थ क्लर्क हो। कहने का मतलब यहां पर है कि देश में कानून का शासन है। एक सवाल के रूप में आपको यह भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि देश में कानून का शासन है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन आप जानते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है तो इसका मतलब इसको हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पर कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपको अगर घर वाले रोक टोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके साथ पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन जिस दिन से आपका रोक टोक करना
बंद हो जाए, आपको कोई पूछे ना आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से आपको स्वतंत्र कर दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको निगेटिव तौर पर लिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा और यह नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में इसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, तो अगला जो पॉइंट आपको दिया गया है, विधि का समान संरक्षण, और विधि के समान संरक्षण का जो प्रावधान है उसको हमने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया है। और ये क्या होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर इसको कंसीडर करते हैं। अब यहां पर जरा एक बात देखिए कि विधि के समक्ष समान संरक्षण का अर्थ समानों में समानता है। सवाल आपसे यह भी बन सकता है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण, विधि के समक्ष समान संरक्षण का मतलब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं समानों में समानता, मतलब कि तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। देखिए सवाल कैसे बनेगा, विधि के समक्ष जो समान संरक्षण है इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन में आपको समानों में समानता भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आपको दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि का समान संरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है समानों में समानता। ये सवाल में दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है समानों में समानता। इसका आशय क्या है, तो इसका आशय क्या होगा, तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा, आर्टिकल 14 में मिलेगा, विधि का समान संरक्षण। देखिए तर्कसंगत आधार पर जो भेदभाव किया जा सकता है वो वही, वहां पर भी कुछ शर्तें दी गई हैं। शर्तें क्या दी गई हैं, शर्त ये दी गई है कि वह बोधगम्य होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति उसे सहज रूप में स्वीकार कर सके तो उसको क्या कर सकते हैं, भेदभाव किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, तो ऐसे भेदभाव का आधार क्या होना चाहिए, भाई भेदभाव अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोई न कोई एक, पहली चीज तो ये है कि वो ना एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, कि वह बोधगम्य हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति उसे बहुत ही सहज रूप में स्वीकार कर सके। ऐसा कोई भी भेदभाव का आधार जन कल्याण होना चाहिए, न कि शासक वर्ग के स्वयं का हित होना चाहिए। और विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों शब्दावलियां आपको क्या मिलती हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं या पूरक हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल के रूप में आपको क्या मिल जाता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण जो है ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब तर्कसंगत भेदभाव का आधार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल था। तो यह संविधान में नहीं बताया गया है कि किस आधार पर, जो तर्कसंगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। ये सारी बातें कैसे आई हैं, तो न्यायिक निर्णयों के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कराधान विधि है, भौगोलिक आधार पर न्यायपालिका का निर्णय विशेष होता है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों का विवेकाधिकार होता है। ये सब बातें हम लोगों ने अपनी कल की क्लास में भी कंप्लीट किया था। तो यहाँ तक की बातें आपको सारी समझ में आ गई होंगी। एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन का मतलब क्या होता है, सामान्य विधि होता है। अब हमारे यहाँ की सबसे बड़ी एक जो विडंबना आप कह सकते हैं कि भारत में इतने सारे कानून हैं और भारत सरकार या फिर न्यायपालिका आप कह सकते हैं, वो इस बात को मानती है कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोगों को उतनी विधि पता है। आप ये नहीं कह सकते हैं, ये कह करके आप नहीं छूट सकते हैं कि हमको ये विधि, ये कानून नहीं पता है, ये काम करना अपराध है, आप ऐसा कह करके नहीं बच सकते हैं। ये मान लिया जाता है कि आपको सारी विधि जो देश में लागू है वो सारा आपको पता है। ये हमारे देश की विडंबना होती है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के शासन की स्थापना करता है। विधि के शासन का अर्थ सामान्य विधि है। अनुच्छेद 14 को संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। किसको, अनुच्छेद 14 को। ब्रिटेन में विधि के शासन का जनक, ये अगला सवाल, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण होता है ये वाला पॉइंट
कि ब्रिटेन में विधि के शासन का जनक किसको कहते हैं, तो प्रोफेसर डाइसी को कहा जाता है ब्रिटेन में विधि के शासन का जनक। और इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, विधि के शासन का जनक ब्रिटेन में किसको कहा जाता है, तो वो प्रोफेसर डाइसी को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है और उसका जो मतलब होता है समझिएगा, किसी व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए और जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसको दोषी नहीं माना जाना चाहिए। यहां पर बात क्या हो गई है, बात हो गई है किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने चल रहे हैं तो जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि घरों में लड़ाइयां होती हैं, मान लीजिए कि बच्चों में लड़ाई हो गई, किसी एक ने अपनी बातें बताई लेकिन दूसरे को अभी तक सुनवाई का मौका ही नहीं मिला, अपना पक्ष रखने का मौका ही उसको नहीं मिला, और आपने पहले वाली की बात सुन करके डिसीजन बना लिया कि हाँ हो सकता है कि जो दूसरा वाला अपनी बात तक नहीं रख पाया है वही गलत होगा। तो ऐसा नहीं होता है, जब तक आप दोनों पक्षों को अच्छे तरीके से न सुन लें तब तक आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक आप उसको दोषी भी नहीं मान सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही देखने को मिलता है।